नमस्ते दोस्तों, आपने संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 के दृश्यमान स्वामी के संबंध में वीडियो जारी करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो इसलिए आज का विषय हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41। इसमें दृश्यमान स्वामी को पता है, ऑस्टेंशियल ऑनर इसको बोलते हैं। ऑस्टेंशियल का अर्थ होता है कि जो चीज़ जैसी है वैसी दिखती नहीं। इसी के सदस्य अगर किसी संपत्ति पर कोई व्यक्ति स्वामी के नाते दिख रहा है, वास्तव में वो स्वामी नहीं है, तो इसे ही दृश्यमान स्वामी कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जैसे मैं अगर कोई प्रॉपर्टी बी के नाम से खरीदता हूँ, पूरे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें बी का नाम है, परंतु उसको खरीदने के लिए पैसा मेरा खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर इस उदाहरण से हमको ये समझना चाहिए कि जो बी है वो दृश्यमान स्वामी हुआ और मैं उसका वास्तविक स्वामी हुआ। प्राय लोग अपने जीवन में अपने पैसे की जानकारी किसी को ना हो, टैक्स सेविंग करने के लिए, या उनकी नौकरी के दौरान कोई लोग अनुमान इस बात का ना निकाल ले कि उनके पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्तियों के नाम से खरीदते हैं। तो जिनके व्यक्तियों के नाम से खरीदते हैं वो उस प्रॉपर्टी के दृश्यमान हुए, जबकि जिन्होंने पैसा दिया है, प्रतिफल की रकम दिया है, कंसिडरेशन दिया है, वो उसके वास्तविक स्वामी हुए। तो इसी संदर्भ में ये धारा का प्रावधान किया गया। इंग्लिश लॉ में एक लोकोक्ति है, मैक्सिम, नेमो डेट नॉन कोड हैबिट। इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता। यानी अगर कोई संपत्ति मुझे आपको अंतरित करनी है तो मेरे पास पहले उसका एब्सोल्यूट टाइटल होना चाहिए। अगर मेरा ही स्वत्व अच्छा नहीं है तो मैं आपको क्या अंतरित कर पाऊंगा। समझ लीजिए कि अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैं आपको अंतरित करता हूं तो मुझे जो भी राइट्स उस प्रॉपर्टी में वो सब आपको मिल जाएंगे। तो चूंकि मेरा प्रॉपर्टी में अच्छा स्वत्व है इसलिए आपको भी वो स्वत्व प्राप्त हो। परंतु अगर मैं कोई चोरी की प्रॉपर्टी चुराकर कोई प्रॉपर्टी प्राप्त करता हूं और फिर आपको अंतरित करता हूं, भले प्रतिफलार्थ अंतरित करता हूं, तब भी वो चोरी की संपत्ति बनी रहेगी, तो आपको उसमें अच्छा टाइटल आएगा नहीं। तो ऐसा मुझे भी अंतरण करने का अधिकार नहीं था। ये विधि का सामान्य है। इसी आधार पर जब हम दृश्यमान स्वामी को पढ़ते हैं तो पहले एक्ट में, बेयर एक्ट में हम इसकी परिभाषा को देखें तो यहां पर यह बात बताई गई कि जहां स्थावर संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों को अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है। अगर परिभाषा का इतना भाग देखें तो यहां यह बात कही गई है कि सबसे पहले दृश्यमान स्वामी के लिए जरूरी तत्व यह है कि संपत्ति स्थावर होना चाहिए, इनमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो वास्तविक स्वामी है उसने अपनी अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेसली, यानी बोलकर, बताकर, लिखकर, निर्देशित कर, या फिर विवक्षित तौर पर इम्प्लाइडली आचरण के रूप में सम्मति देकर किसी व्यक्ति को उस संपत्ति का दृश्यमान बनाया गया है, उस संपत्ति का दृश्यमान स्वामी बनाया गया है, या कोई संपत्ति को धारित करता है वो दृश्यमान है उस वास्तविक व्यक्ति की विवक्षित या अभिव्यक्त सम्मति। फिर आगे परिभाषा कहती है कि और उसे प्रतिफलार्थ अंतरित करता है, वहां अंतरण इस आधार पर शून्य करनी नहीं होगा कि अंतरक वैसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, और वो व्यक्ति जो दृश्यमान स्वामी है इस प्रॉपर्टी को प्रतिफला विथ कंसीडरेशन, फॉर कंसीडरेशन, यानी पैसे लेकर उस प्रॉपर्टी को अंतरित कर देता। तो अब दृश्यमान स्वामी उस प्रॉपर्टी को पैसे लेकर सप्रतिफल अंतरित करता है। तो विधि ये कहती है कि ये प्रतिफल लिए हुए आधार पर दी गई संपत्ति का अंतरण सिर्फ इसलिए शून्यकरणी नहीं हो जाएगा कि अंतरक को वैसा करने का प्राधिकार नहीं था। अर्थात अब वास्तविक स्वामी ये नहीं कह सकेगा
कि अंतरक को वो संपत्ति अंतरित करने का प्रावधान नहीं था, उन्हें ऐसा प्राधिकृत नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इस धारा में एक छोटा सा प्रोविजो है, परंतुक है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु ये कहता है कि यह तब जबकि अंतरिती ने यह अभिनिश्चय करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था, युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावना पूर्वक कार्य किया। यानी विधि ने यह बर्डन अंतरिती के ऊपर दिया है, क्रेता के ऊपर दिया है कि वो ये प्रूफ करे कि उसने ये प्रॉपर्टी बोनाफाइड तरीके से गुड फेथ में क्रय किया है, और उसने इस बात की समस्त जानकारी ले लिया था कि ये जो दृश्यमान स्वामी है यही वास्तविक स्वामी है, या फिर इसे ऐसे वास्तविक स्वामी से ऐसे अंतरण की कोई सूचना प्राप्त है, या फिर ऐसे अंतरिती को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि ये संपत्ति वास्तव में किसी वास्तविक स्वामी की है। अगर ये प्रूफ नहीं कर पाता है अंतरिती, तो फिर यहाँ उसका अंतरण वाइडेबल हो सकता है वास्तविक स्वामी के विकल्प पर। हम इसको उदाहरण से समझें। ए ने एक प्रॉपर्टी बी को खरीदवाई, प्रॉपर्टी पे बी का नाम था, बी उसका मालिक हुआ, लेकिन कौन सा मालिक हुआ? दृश्यमान स्वामी। दृश्यमान स्वामी जब हुआ, ऑस्टेंशियल ऑनर हुआ, तो ये ऑस्टेंशियल ऑनर अगर उस प्रॉपर्टी को सी को अंतरित कर देता है और सी इसका पर्याप्त कंसिडरेशन देता है, प्रतिफल देता है, और वो जो पैसे देता है सी, तो वो ए के हाथ में रख देता है, और ए उन पैसों को प्राप्त करके बी को देता है या खुद रखता है, तो यहाँ ये माना जाएगा कि ए ने विवक्षित सम्मति इस अंतरण के लिए प्रदान कर दी। तो अब यहाँ ए खुद से उस अंतरण को शून्य कराने का केस नहीं ला सकेगा, ये रोक इस धारा में लगाए। तो परीक्षा के लिए ये उपयोग, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखने के लिए है कि इसके आवश्यक तत्व क्या है। तो सबसे पहले स्थावर संपत्ति होना चाहिए, इनमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा कि उसमें एक व्यक्ति जो वास्तविक स्वामी होना चाहिए और उसने किसी और के नाम से उस प्रॉपर्टी को लिया है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी लिया है वो दृश्यमान स्वामी। तो जो दृश्यमान स्वामी होता है वो वास्तव में स्वामी का लबाधा ओढ़े रहता है, वो स्वामी होता नहीं है। स्वामी तो वास्तव में वो होता है जो धन देता है। तो धन देने वाला वास्तविक स्वामी, जिसका नाम है वो दृश्यमान स्वामी, और वो दृश्यमान स्वामी इस प्रॉपर्टी को प्रतिफलार्थ अंतरित करना चाहिए, कंसिडरेशन पर अंतरित करना चाहिए, प्रतिफल लेकर अंतरित करना चाहिए। यहां पर अंतरिती को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उसने ये अंतरण गुड फेथ में कराया। अब गुड फेथ में अंतरण कराया है, इसके लिए उसे ये प्रूफ करना पर्याप्त नहीं होगा कि उसने रेवेन्यू पेपर्स या सरकारी दस्तावेजों में विक्रेता का नाम देख लिया था और कब्जा विक्रेता का। उसे इस बात की भी तसल्ली प्रमाणित करना चाहिए कि कोई प्रीवियस डिस्प्यूट नहीं था, जब विक्रेता का नाम प्रॉपर्टी में चढ़ रहा था तब कोई डिस्प्यूट नहीं था, या विक्रेता के पास प्रॉपर्टी एक अच्छे अंतरण से प्राप्त हुई है। और क्रेता अगर ऐसी प्रविष्टि को और ऐसे तमाम सम्यक सतर्कता को प्रूफ कर देता है तो वो गुड फेथ में बोनाफाइड परचेसर कहलाया। तो फिर वास्तविक स्वामी को ऐसे अंतरण को शून्य करने का विकल्प नहीं मिलता है। वास्तव में इस ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से सिर्फ इसलिए खरीदता है कि वो ये शो नहीं करना चाहता है कि उसके पास इतना पैसा है, या टैक्स बचाना चाहता है, तो इसको बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं। आपको ये भी मैं बताना उचित समझता हूं कि बेनामी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी के साथ एक एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1988 लागू किया गया। ये 5 सितंबर 1988 से लागू किया, लेकिन इसकी कुछ धाराएं मई में ही लागू कर दी गई, मई 1988 में लागू कर दी गई।
तो इसकी धारा ये प्रतिबंधित करती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, क्रय करता है, तो वास्तव में जिसके नाम से उसने प्रॉपर्टी खरीदी उसी को मालिक माना जाएगा। अर्थात इस अधिनियम के लागू होते ही जितने भी दृश्यमान स्वामी थे वो वास्तविक स्वामी हो गए। और अगर किसी ने इस एक्ट का वायलेशन करके फिर भी कोई प्रॉपर्टी क्रय किया किसी और के नाम से, तो धारा 3 इसके 3 साल का कारावास या जुर्माने का प्रावधान भी करती है। परंतु इस एक्ट में यह भी सुविधा दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के लाभ के लिए, जो उसकी पत्नी हो या उसकी पुत्री हो, उसके लाभ के लिए प्रॉपर्टी क्रय करती है, तो ऐसा वो करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसा वो कर सकती है। तो इस प्रकार बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत अगर कोई हिंदू सामुदायिक संपत्ति है तो उसका बचाव किया गया है। तो ऐसी संपत्ति बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में छूट प्राप्त है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अधीन रहते हुए दृश्यमान स्वामी की ये जो प्रावधान है, ये उस पर कोई प्रभाव कारित नहीं करते। अब दृश्यमान स्वामी को समझने के लिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट को डिस्कस करना यहाँ उचित समझते हैं। राम कुमार कुंदू वर्सेस मैकविन का एक मामला है, 1872 के AI 40 में ये मामला हुआ था। प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। तो इस केस के फैक्ट ऐसे हैं कि एक मैकडोनल्ड होता है, वो अपनी एक कैप्ट वाइफ के लिए, रखेल पत्नी के लिए एक प्रॉपर्टी क्रय करता है, उसके नाम से क्रय करता है। उसका नाम बन्नो बी रहता है। जो बन्नो बी रहती है उस संपत्ति की स्वामी होती है और उसकी 2 लड़कियां होती है। एक लड़की की डेथ हो जाती है और एक लड़की मैकविन के साथ शादी कर लेती है। बन्नो भी इस प्रॉपर्टी को रामदीन नाम के एक व्यक्ति को सेल कर देता है, जिसका बाद में पुत्र प्रतिवादी रामकुमार कुंदू होता है। ये प्रॉपर्टी पर मैकविन ये कहते हुए मैकडोनल्ड की मृत्यु के बाद एक केस लाता है कि ये प्रॉपर्टी में उसका राइट है, उसे टाइटल डिक्लेयर किया जाए और पोजीशन वापस किया जाए। क्यों? क्योंकि वास्तव में इस प्रॉपर्टी का वास्तविक स्वामी मैकडोनल्ड था और जो बन्नो भी थी वो सिर्फ उसकी ऑस्टेंशियल ऑनर थी, दृश्यमान स्वामी थी। इसलिए उसे इसको अंतरण करने का अधिकार नहीं था और इसलिए अगर वो जो अंतरण हुआ है उसे वाइड डिक्लेयर किया जाए और टाइटल डिक्लेयर करते हुए पोजीशन हमको रिकवर कराया जाए। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रतिवादी ने ये दलील रखी कि प्रतिवादी ने जब ये प्रॉपर्टी क्रय किया था उस समय बन्नो बी का नाम जो भी सरकारी दस्तावेज थे उसमें था, पोजीशन उसका था और इस प्रतिवादी को इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि वास्तव में कोई वास्तविक स्वामी इस प्रॉपर्टी का मैकडोनल्ड है। क्योंकि जब सेल डीड थी बन्नो बी के नाम से, बन्नो बी का नाम म्यूटेशन हुआ, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की इस दलील को नहीं माना और मामला प्रीवी काउंसिल गया। जब मामला प्रीवी काउंसिल गया तो प्रीवी काउंसिल ने इसमें एक बात प्रतिपादित किया और ये कहा कि जहां भी कहीं सामान्य नियम की बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपता है और उसे संव्यवहार करने के लिए सौंपता है और स्वयं को अलग हटा लेता है, तब वही व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर अपने किसी गुप्त अधिकार के आधार पर वाइडेबल का विकल्प नहीं रखता। यानी मैकडोनल्ड को कोई विकल्प नहीं था या मैकडोनल्ड से जो भी उसके सक्सेसर हुए उनको कोई विकल्प नहीं था कि वो अपने इस गुप्त अधिकार को अब इस बात के लिए उजागर करे कि ऐसा ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। और न्यायालय ने प्रतिवादी की इस दलील को मानते हुए मामला निपटाया। इस प्रकार हम देखें तो दृश्यमान स्वामी के लिए निहायत ये जरूरी है कि
अंतरिति का पूरा की पूरा मामला गुड फेथ में हो। ऐसा नहीं होगा कि अंतरिति खुद ही किसी को बताए कि चलो ये प्रॉपर्टी उनकी, तो मुझे बेच दो, मैं बाद में सब क्लियर करा लूँगा। ऐसे में अंतरिति को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस धारा के लिए एक और प्रसिद्ध केस है जयदयाल पोद्दार वर्सेस हाजरा बीवी, ये AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 171 पर ये केस प्रकाशित। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छे से ये डिफाइन किया है कि अगर कोई दृश्यमान स्वामी है और वास्तव में कोई ट्रांजैक्शन बाइडेबल के लिए केस आता है, शून्य कराने के लिए केस आता है, तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो जो वास्तविक स्वामी है उसने दृश्यमान स्वामी के लिए प्रॉपर्टी क्यों दिलाई थी, किस पर्पज में दिलाई थी, उसका उद्देश्य क्या था और इनकम का स्रोत क्या था, उस प्रॉपर्टी पर एंजॉय कौन कर रहा था, किसके फायदे के लिए थी। और यदि न्यायालय ये पाता है कि वास्तव में वो प्रॉपर्टी वास्तविक स्वामी ने दृश्यमान स्वामी को उसी के फायदे के लिए दिलाई है, तो फिर यहाँ पर ट्रांजैक्शन शून्य नहीं होगा। क्यों कि वास्तव में उस वास्तविक स्वामी ने ही उसे वो प्रॉपर्टी दिलाकर रखी है। जैसा कि आमतौर पर हमारे जीवन में होता है, हमारे घरों में होता है कि अगर एक पति अपनी पत्नी को कोई प्रॉपर्टी दिलाता है तो पत्नी उसकी मालिक हुई, पत्नी के फायदे के लिए दिलाता है। कोई पिता अपने पुत्र के लिए प्रॉपर्टी दिलाता है और वही उसका वास्तविक स्वामी और दृश्यमान स्वामी कहलाएगा। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात की व्याख्या करते हुए इसको और विस्तृत किया है। अब मैं आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि ये परीक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी है, कि धारा 41 के अपवाद क्या क्या है। तो मित्रों, धारा 41 जैसा कि इसकी परिभाषा को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि स्थावर संपत्ति पर यह लागू होती है, तो इसका अपवाद हुआ चल संपत्ति। इसी परिभाषा में प्रतिफलार्थ शब्द लिखा है, इसका अपवाद हुआ कि निःशुल्क अंतरण पर यह लागू नहीं हो, और यह अवयस्कों को भी लागू नहीं होती, जो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है उनको भी लागू नहीं होती, अंतरण करने के लिए सक्षम नहीं उनको लागू नहीं होती। और यह न्यायालय द्वारा यदि कोई बिक्री की जाती है या नीलामी द्वारा कोई बिक्री की जाती तो उस पर भी यह धारा लागू नहीं होती। आपको यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि यह धारा 41 का बेस क्या है, किस आधार पर यह धारा बनाई गई। तो यह धारा 41 साम्या इक्वलिटी के आधार पर और विबंध स्टॉपल के आधार पर, दो बेस्ड है इसके, साम्या और स्टॉपल, इस आधार पर बनाए। कई बार प्री की परीक्षा में एक और प्रश्न ये पूछा जाता है कि यदि इस धारा 41 के अधीन किसी अंतरण को शून्यकरणी कराना है तो ये विकल्प किसके पास है, तो ये विकल्प वास्तविक स्वामी के पास है। इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण बातें धारा 41 के संदर्भ में आपको बताई गई। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ जो अभी समझ में नहीं आई है या कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर, या मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर जिस पर व्हाट्सअप है 9424739016, जो आपके स्क्रीन पर भी उपलब्ध है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और एविडेंस एक्ट के जो हमारे वीडियोस कंटिन्यूस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। आपकी अगर कोई समस्या किसी और एक्ट की भी हो तो आप व्हाट्सएप पर हमें सूचित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, कल मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।